नमस्कार। आजकल हम सब देख रहे हैं कि मशीनें मतलब कंप्यूटर हमारी भाषा को समझने लगी हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे चैटबॉट हो गए या फिर वो ऑनलाइन ट्रांसलेशन वाले टूल। सही। तो इसके पीछे जो तकनीक है वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या NLP। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, विकिपीडिया के एक लेख के आधार पर। हाँ, ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब चलता कैसे है। असल में ये AI, कंप्यूटर साइंस और भाषा विज्ञान तीनों का मिला जुला रूप है। तो मतलब कंप्यूटर को हिंदी, अंग्रेजी जैसी भाषाएं सिखाना। एक तरह से हाँ, उसे समझना, प्रोसेस करना। ठीक है, तो आज का हमारा मकसद यही है कि कम समय में NLP की मोटी मोटी बातें समझ लें। शुरू कैसे हुआ, आज क्या हो रहा है और ये जरूरी क्यों है। बिल्कुल। तो शुरुआत शायद परिभाषा से ही करें। हाँ, आसान शब्दों में NLP क्या है? आसान भाषा में कहें तो NLP कंप्यूटर को इंसानी भाषा समझने, उसका मतलब निकालने और यहाँ तक कि भाषा बनाने लायक बनाता है। अच्छा। इसमें कई चीजें आती हैं, जैसे आवाज पहचानना, जो हम बोल रहे हैं उसे टेक्स्ट में बदलना या टेक्स्ट का वर्गीकरण करना। और इसके इतिहास, ये तो काफी पुराना है, शायद 50s के दशक का। हाँ बिल्कुल, जब एलन ट्यूरिंग ने वो ट्यूरिंग टेस्ट का आइडिया दिया था, ये सोचने के लिए कि क्या मशीनें सोच सकती हैं, इंसानों की तरह बात कर सकती हैं। और फिर वो एक प्रयोग भी हुआ था, रूसी से अंग्रेजी अनुवाद का। हाँ, 1954 में जॉर्जटाउन प्रयोग। तब तो बड़ा जोश था, लगा कि बस कुछ ही साल में मशीनें अनुवाद करने लगेंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं शायद। नहीं, उतनी जल्दी नहीं। 1966 में एक एल्पैक रिपोर्ट आई। उसने कहा कि भाई प्रगति उतनी अच्छी नहीं है, उम्मीदें ज्यादा हैं, और फिर फंडिंग वगैरह कम हो गई। ओह, तो रिसर्च रुक गई। रुकी नहीं, पर दिशा बदल गई। फिर आया प्रतीकात्मक युग, सिंबॉलिक एरा जिसे कहते हैं। ये चला करीब 1990 तक। इसमें क्या होता था? इसमें कोशिश थी कि कंप्यूटर को भाषा के नियम सिखाए जाएं, हाथ से लिखकर, जैसे व्याकरण के नियम होते हैं ना। हाँ, रूल बेस्ड सिस्टम। हाँ, शार्डलू या एलाइजा जैसे प्रोग्राम्स इसी दौर के हैं। एलाइजा तो एक मनोचिकित्सक की तरह बात करने की कोशिश करता था। अरे वाह। पर दिक्कत ये थी कि भाषा के नियम बनाना बहुत बहुत ही मुश्किल काम है, और ऐसे सिस्टम नई या थोड़ी अलग तरह की बात नहीं समझ पाते थे। समझा। तो नियमों वाला रास्ता ज्यादा चला नहीं। फिर आया सांख्यिकीय युग, स्टैटिस्टिकल एरा। ये लगभग 90 के दशक से शुरू हुआ और अब भी चल रहा है, हालांकि अब न्यूरल नेटवर्क का जमाना है। सांख्यिकीय मतलब अब कंप्यूटर को नियम रटाने के बजाय उसे बहुत सारा भाषा का डेटा दिखाया गया, जिसे कॉर्पस कहते हैं। अच्छा, उदाहरणों से सिखाना। बिल्कुल। मशीन लर्निंग की मदद से कंप्यूटर खुद ही भाषा के पैटर्न सीखने लगा। कंप्यूटिंग पावर भी बढ़ गई थी, तो ये मुमकिन हुआ। IBM ने मशीन ट्रांसलेशन में इसी तरीके से शुरुआती सफलता पाई। और फिर इंटरनेट आ गया, डेटा ही डेटा। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग पर जोर बढ़ा, मतलब मशीनें बिना लेबल वाले डेटा से भी सीखने लगी। और अब हम हैं न्यूरल नेटवर्क के युग में, 2010 के बाद वाला। सही, ये डीप लर्निंग का दौर है। इसने NLP में क्रांति ला दी है। आपने वर्ड टू वेक का नाम सुना होगा। हाँ, सुना है। 2013 के आसपास आया था शायद। हाँ, इसने शब्दों को समझने का तरीका बदल दिया। वर्ड टू वेक शब्दों को गणितीय वेक्टर में बदल देता है। इससे कंप्यूटर शब्दों के रिश्ते समझने लगा। जैसे राजा और रानी वाला उदाहरण। बिल्कुल वैसा ही। फिर सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल आए, जिसने अनुवाद और समराइजेशन जैसे कामों को बहुत बेहतर बना दिया। और ये डीप लर्निंग ने पुराने स्टैटिस्टिकल तरीकों की जगह क्यों ले ली, लगभग 2015 के बाद? इसका बड़ा कारण है कि डीप लर्निंग में फीचर इंजीनियरिंग कम करनी पड़ती है। फीचर इंजीनियरिंग मतलब पहले एक्सपर्ट्स को खुद सोचना पड़ता था कि डेटा में से कौन सी जानकारी मशीन के लिए जरूरी होगी। डीप लर्निंग मॉडल ये काम काफी हद तक खुद कर लेते हैं। वो अपने आप जरूरी पैटर्न ढूंढ लेते हैं। अच्छा, ये तो काफी सुविधाजनक है। हाँ, और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में इसका बहुत महत्व बढ़ा है। तो हमने दो मुख्य रास्ते देखे, एक नियमाधारित, दूसरा डेटा आधारित, जिसमें सांख्यिकीय और अब न्यूरल नेटवर्क्स हैं। मोटे तौर पर हाँ। अब ये तकनीकें असल में करती क्या हैं, मतलब रोजमर्रा के काम? कई सारे काम हैं। कुछ बुनियादी हैं, जैसे टेक्स्ट या स्पीच प्रोसेसिंग, OCR से तस्वीर में लिखे टेक्स्ट को निकालना। हाँ, वो तो है। स्पीच रिकग्निशन, यानी बोली को टेक्स्ट में बदलना, या इसका उल्टा,
टेक्स्ट टू स्पीच, लिखे हुए को आवाज देना। ये तो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। और भाषा के विश्लेषण में? वहां भी बहुत कुछ है, जैसे टोकनाइजेशन, शब्दों या वाक्यों को अलग-अलग करना। ये तो आसान लगता है। अंग्रेजी में स्पेस से हो जाता है, पर चीनी या जापानी जैसी भाषाओं में ये मुश्किल है। फिर पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग है, हर शब्द का व्याकरणिक रोल बताना, संज्ञा, क्रिया, विशेषण। और शब्दों के मूल रूप तक पहुंचना? हाँ, उसे लेमेटाइजेशन या स्टेमिंग कहते हैं। सर्च इंजन वगैरह में बहुत काम आता है। लेकिन सिर्फ शब्दों को तोड़ना या टैग करना काफी नहीं है, उनका मतलब समझना। बिल्कुल, यहीं पर सिमेंटिक्स यानी अर्थ विज्ञान का काम आता है। NER? नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। ये क्या करता है? ये टेक्स्ट में से खास नाम पहचानता है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम या कंपनी का नाम। अच्छा। फिर सेंटिमेंट एनालिसिस है, ये जानना कि टेक्स्ट का भाव क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। हाँ, ये रिव्यूज वगैरह के लिए काम आता होगा। बहुत। और एक और मुश्किल काम है, वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन, मतलब एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, तो सही वाला अर्थ चुनना। ये तो पेचीदा लगता है। और जो बड़े काम हैं, जैसे पूरा अनुवाद करना। हाँ, मशीन ट्रांसलेशन, ये NLP की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसे AI कंप्लीट प्रॉब्लम भी कहते हैं। AI कंप्लीट मतलब इसे पूरी तरह से हल करने के लिए शायद इंसान जैसी समझ या चेतना चाहिए होगी। ये इतना मुश्किल है। बाप रे। इसके अलावा ऑटोमेटिक समराइजेशन है, मतलब लंबे टेक्स्ट का छोटा सार बनाना। क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम है, जो आपके सवालों के जवाब ढूंढते हैं। और आजकल तो टेक्स्ट से इमेज बनाने वाले टूल भी आ गए हैं। हाँ, टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन, ये सब भी NLP के एडवांस्ड एप्लीकेशंस हैं। तो सच में ये तकनीकें अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। फोन में सिरी या गूगल असिस्टेंट, ईमेल का स्पैम फिल्टर, ग्रामर चेक करने वाले टूल। बिल्कुल, ये सब NLP पर ही आधारित हैं। तो हमने देखा कि कैसे ये फील्ड सरल नियमों से शुरू होकर आज इतने जटिल न्यूरल नेटवर्क्स तक पहुंच गई है। मशीनें लगातार बेहतर हो रही हैं हमारी भाषा को प्रोसेस करने में। स्रोत इशारा करता है कि भविष्य में NLP भाषा के और गहरे, मतलब शायद भावनाओं को समझने की तरफ बढ़ेगा। संज्ञानात्मक पहलू। हाँ, पर क्या मशीनें कभी व्यंग या रूपक को वैसे समझ पाएंगी जैसे इंसान समझते हैं, खासकर जब अलग-अलग भाषाएं और संस्कृतियां हों? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। सोचने वाली बात है कि क्या मशीनें भाषा की इन बारीकियों को कभी पकड़ पाएंगी?